हेलो नमस्कार दोस्तों। ये हमारी क्लास नंबर 7 है। हम लोगों ने असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक सीरीज स्टार्ट की है SK झा सर की बुक की, जो 2026 का न्यू एडिशन है। तो इसमें हम यूनिट 2 देख रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसकी 3 क्लासों में हम लोगों ने आगे के थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है और ये सेकेंड वीडियो है MCQ का। तो आइए हम देखते हैं आज 21 से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। गति का दूसरा समीकरण देश और समय के बीच संबंध देता है। संवेग, त्वरण, वेग, स्थिति। ऑप्शन डी स्थिति देता है। गति का दूसरा समीकरण S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। इसमें S वस्तु का विस्थापन को दर्शाता है, u प्रारंभिक वेग को दर्शाता है, a त्वरण को दर्शाता है और t समय को दर्शाता है। यह समीकरण बताता है कि वस्तु समय के साथ कितनी दूरी या स्थिति बदलती है। यदि समय बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बदलेगा, इसलिए यह स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। तो यह उत्तर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निश्चित करती है? संवेग, विस्थापन, वेग और बल। तो इसमें भी वेग आएगा दोस्तों। चाल केवल वस्तु की बताती है, लेकिन फिजिक्स में दिशा भी महत्वपूर्ण होती है। जब चाल के साथ दिशा जुड़ जाती है तो उसे वेग कहते हैं। जैसे 50 किलोमीटर की एक चाल है और 50 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक वेग है, इसलिए गति को पूरी तरीके से वेग पर व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो अगेन वेग। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में चल रही है तो उसकी गति को सामान्य स्पीड नहीं कहा जाता। डायरेक्शन जुड़ने पर गति वेलोसिटी बन जाती है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए निश्चित दिशा वाली गति को वेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार का त्वरण 0 है, कार का वेग 0 है, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। ये त्वरण है और वेग है, दोनों निरंतर बदल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन डी 24 का सही रहेगा। त्वरण का अर्थ वेलोसिटी में परिवर्तन होता है। यदि कार में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड में बदलती रहेगी। कार कभी तेज तो कभी और तेज होती जाएगी। एक्सेलरेशन होने का मतलब है वेलोसिटी में चेंज होना। बिना वेलोसिटी के चेंज के एक्सेलरेशन नहीं होता। सही उत्तर है वेग बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25। डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दूरी और विस्थापन। डिस्टेंस वस्तु का पूरा रास्ता बताती है। ये डिस्टेंस वस्तु का पूरा रास्ता बताती है और डिस्प्लेसमेंट प्रारंभिक और अंतिम स्थिति बताती है। मतलब दूरी है जो डिस्टेंस, वो पूरा रास्ता बताती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों बताता है। मोशन को समझने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है, दूरी और विस्थापन। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, विस्थापन है ना, सॉरी दूरी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये सदिश है और ये अदिश है, दोनों मिलकर मोशन का वर्णन करते हैं। सही उत्तर दूरी व स्थापन होगा।
ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, वस्तु ऊपर गई और वापस उसी स्थान पर आ गई, विस्थापन कितना होगा? इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 होगा। विस्थापन केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है। यदि वस्तु वापस आ जाए जहाँ से चली थी तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान होगी। इससे स्थिति को डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। भले ही डिस्टेंस अधिक हो जाती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल पोजीशन चेंज देखता है। सही उत्तर 0 विस्थापन होगा। क्वेश्चन 27, समान समय में असमान दूरी तय करने वाली गति क्या कहलाती है? तो ये असमान गति कहलाती है। यदि ऑब्जेक्ट हर सेकंड अलग अलग दूरी तय करे तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे 1 सेकंड में 5 मीटर चली, फिर 8 मीटर चली, फिर 3 मीटर चली, यह असमान दूरी है, इसलिए यह असमान गति कहलाती है। सही उत्तर असमान गति कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मुक्त पतन में दूरी किसके समानुपाती होती है? तो एस 1/2 GT स्क्वायर। ये मुक्त पतन के लिए होगा। ये जो है ये गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जी का मान कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, इसलिए केवल टाइम स्क्वायर पर निर्भर करती है। यदि समय 2 गुना होगा तो दूरी 4 गुना हो जाएगी, ये 2 गुना होगा तो दूरी अपने आप 4 गुना हो जाएगी। तो अतः उत्तर बी सही है, टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 29, त्वरण किसके प्रति इकाई समय परिवर्तन है? किसी वस्तु को त्वरण इसके देश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है वेग। एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज को दर्शाता है, dv अपॉन dt डेल टी इक्वल टू त्वरण। यह बताता है कि वेलोसिटी कितनी तेज़ी से बदल रही है। वेलोसिटी घटे या बढ़े, दोनों स्थिति में एक्सेलरेशन होगा। मोशन को महत्वपूर्ण क्वांटिटी है। सही उत्तर वेग है। क्वेश्चन नंबर 30, समय के साथ वेलोसिटी दिखाने के लिए, वेग दिखाने के लिए ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ। ये वेग है, ये समय है, वेग समय ग्राफ। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टाइम होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें टाइम होगा और इसमें वेग होगा। वेलोसिटी को टाइम के साथ परिवर्तन दिखाता है। एक्सेलरेशन निकाला जाता है। एरिया से डिस्प्लेसमेंट भी मिलता है। मोशन स्टडी में बहुत उपयोगी है ये। क्वेश्चन नंबर 31, धनात्मक त्वरण का अर्थ है। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग कम करना, वस्तु का वेग स्थिर करना, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य होता है। तो वस्तु का वेग बढ़ जाता है। त्वरण का मतलब होता है वेग में समय के साथ परिवर्तन। वेग में समय के साथ परिवर्तन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी, यानी वस्तु हर सेकंड में पहले से ज़्यादा तेज़ी से चलती है। मैथमेटिकली देखा जाए तो dv अपॉन में dt इस ग्रेटर देन रहेगा 0 से।
20 किलोमीटर, जैसे कार है, पहले 20 किलोमीटर चली, फिर 30 चलने लगी, फिर 40 हो गई, तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ये वेग के साथ बढ़ता जाएगा। ऑप्शन सी सही रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, गति का द्वितीय समीकरण है। तो हम सबको पता है गति का द्वितीय समीकरण, पहली क्लास से पढ़ते आ रहा है, यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण है। ऑप्शन डी। ये कब यूज़ होगा? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, नियत त्वरण होगा। यह बताता है कि ऑब्जेक्ट टी समय में कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया। यू प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण है, टी समय है, एस विस्थापन है। यह हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आता है ये वाला फॉर्मूला। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता हो तो आसानी से डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया जाता है, इसलिए सही उत्तर एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान गति होती है, समान बल होता है, समान त्वरण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी समान त्वरण होता है। जब कोई वस्तु फ्री फॉल करती है तो उस पर केवल ग्रेविटी काम करती है। ग्रेविटी हर सेकंड वेलोसिटी को समान दर से बढ़ाती है। पृथ्वी पर इसका मान लगभग 9.8 है मीटर सेकंड स्क्वायर त्वरण। ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती रहेगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए समान त्वरण से गिरेगी ये समान। ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समान त्वरण। क्वेश्चन नंबर 34, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी, डिस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट ने कुल कितना रास्ता तय किया। यह केवल पाथ की लेंथ बताती है, डायरेक्शन नहीं बताती है, इसलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव या ज़ीरो होती है। नेगेटिव डिस्टेंस फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्शन बदलने पर नेगेटिव हो सकते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 35, कोई पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर होगा अनंत। ऑब्जेक्ट और हाइट डिस्टेंस पर जाता है, एक ऑब्जेक्ट एक हाइट की डिस्टेंस पर जाता है, फिर नीचे आते समय h डिस्टेंस तक दूरी तय करता है, इसलिए टोटल डिस्टेंस 2h हो जाएगी। एक इस डिस्टेंस में h दूरी तय करेगा और वापस आते समय फिर एक h दूरी तय करेगा, तो ऐसे में 2h हो गया, 2h हो गया। अब ऑब्जेक्ट वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है तो विस्थापन 0 हो गया, अब दूरी बटे विस्थापन इज इक्वल टू 2h अपॉन में 0, तो ये इन्फिनाइट हो जाता है, इसलिए अनंत। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरता है तो गुजरते हुए एक्स एक्सिस को छूता है तो पिंड गतिशील है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा से आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष पर छूता है, पिंड गतिशील है, तो इसका आंसर होगा समान त्वरण से, ऑप्शन ए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखे जाएं अपन, वेलोसिटी टाइम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, स्लोप एक्सेलरेशन को शो करता है, ये स्लोप।
यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप हर जगह सेम होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये हर जगह सेम होगा। स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट भी रहेगा, लेकिन इसमें वेलोसिटी समान रेट से बदल भी रही है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है, इसलिए उसका त्वरण समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है डेस उसकी ताक्षणिक चाल को। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी ताक्षणिक चाल को। स्पीडोमीटर व्हीकल की उसी मूवमेंट की स्पीड को बताएगा जो इंस्टेंटेनियस यानी ताक्षणिक स्पीड है। ये पूरे सफ़र को एवरेज स्पीड नहीं बताता, ये रीडिंग हर मोमेंट बदलती है, जैसे कभी 40 है कभी 50 है, हर सेकंड चेंज हो रही है। बस ये है कि इसमें करंट स्पीड दिखाई जाएगी, इसीलिए इसको ताक्षणिक चाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, गति का परिवर्तन होगा तो -2u होगा। ऊपर जाते समय वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे आते समय डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो वेलोसिटी में चेंज का फॉर्मूला अपन लगाएंगे, है ना, ये हो गया वेलोसिटी में चेंज का फॉर्मूला। और ये जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन चेंज को दिखा रहा है, दोनों की डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 39, एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल एवं वेग दोनों चर रहते हैं, चाल चर एवं वेग अचर रहते हैं, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट तो एक फिक्स स्पीड में घूमता है, इसलिए स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन में भी होती है, डायरेक्शन बदलने पे वेलोसिटी चेंज रहेगी, बदलती रहेगी। इसी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनता है ना। अभी ये इसीलिए चाल अचर रहेगी और वेग चर रहेगा। ये लास्ट ईयर 2025 के ALP CBT 2 में आया है ये क्वेश्चन, मेंस में, इसमें दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, मोटर गाड़ियाँ A एंड B के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि A एक समान वेग से चली किंतु B नहीं। पूरी दूरी तक B की अपेक्षा A अधिक वेग से चली, पूरी दूरी A तक A की अपेक्षा B अधिक वेग से चली, A एंड B बराबर वेग से चली। आंसर सी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लाइन जितनी ज़्यादा झुकी होगी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। तो ग्राफ ए वाली लाइन बी से ज़्यादा झुकी है, इसका मतलब ए कम समय में ज़्यादा दूरी कवर कर रही है। ग्राफ का स्लोप ही स्पीड बता रहा है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ज़्यादा स्लोप ज़्यादा स्पीड। तो ए, इसका आंसर सी होगा। पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित ग्राफ का क्या प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? तो वेग समय एक समान त्वरण प्रदर्शित करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ग्राफ सीधी लाइन में ऊपर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी हर सेकंड सेम रेट से बढ़ रही है।
वीटी ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन दिखाता है। स्लोप कांस्टेंट है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा समान त्वरण से। तो आंसर ए। नहीं 42। यदि वस्तु एक समान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तो विस्थापन समय ग्राफ रेखीय होगा, विस्थापन समय ग्राफ अरेखीय होगा, वेग समय ग्राफ रेखीय होगा, वेग समय ग्राफ अरेखीय होगा। तो इसका आंसर होगा वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेग अगर नियत है, तो हर सेकंड वेलोसिटी सेम होगी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जो इसका मतलब है वेलोसिटी तो बदल ही नहीं रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्लियर इंडिकेशन हो रहा है अपने को, ये वीटी है, ये है टाइम। तो इससे हमें क्लियर इंडिकेशन हो रहा है कि वेग समय ग्राफ रेखीय होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन 43, पिंड का त्वरित त्वरण प्रदर्शित करता है, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। v होता है डेल एस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी होती है चेंज इन टाइम। अब इसमें हम एक्सेलरेशन के सापेक्ष में देखें तो डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन देता है। यह न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट बहुत आता है इससे। तो एक्सेलरेशन डेल एस अपॉन डेल टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब कंबाइन करेंगे दोनों को तो एक्सेलरेशन होगा स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो आंसर बी। क्वेश्चन 44, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी चाल शून्य होगी, इसकी त्वरण शून्य होगी, इसका त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होगा, इसकी चाल परिवर्तनीय होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसकी त्वरण शून्य होगी। समान वेग मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रही तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा? जब ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो अगर इसको अपन जीरो माने वेलोसिटी को, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होता है, शून्य त्वरण। क्वेश्चन नंबर 45, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए स्थिति, गति का तीसरा नियम होता है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन में टाइम नहीं होता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ही रिलेशन है, क्योंकि s ये a से ये कट जाएगा तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बस बचेगा। टाइम मिसिंग है तो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एग्ज़ाम में बहुत फेवरेट है।
क्वेश्चन 46, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को समान निर्वात तेज हाइट से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? तो बिल्कुल समान होगा, आंसर बी। ऊपर से छोड़ी गई गेंद की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और दूसरी ओर गेंद नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी मिल रही है, तो दोनों ग्रेविटी सेम हो गई, लेकिन दूसरी गेंद पहले से स्पीड लेकर चल रही है, इसलिए वह जल्दी ज़मीन तक पहुंचेगी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, पहले स्टार्टिंग की आपने कितनी गति से फेंकी, वो मैटर करती है। वही वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने प्रदर्शित किया था। हो गई क्या? एक मिनट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का पहला समीकरण u प्लस ए टी यह समय के साथ वेलोसिटी के चेंज को बताता है। इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या टाइम। एक्सेलरेशन नहीं आएगा इसमें टाइम आएगा। तो ये गति का जो पहला समीकरण है वेग और समय को बताता है। क्वेश्चन 49, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो गति के दूसरे नियम के द्वारा u कट जाएगा, a कट जाएगा, तो समय के सापेक्ष दूरी को बताया जाता है। समय, स्थान और दूरी, डिस्प्लेसमेंट। इससे यह डिस्प्लेसमेंट निकालता है। ऑब्जेक्ट कितनी पोजीशन चेंज करेगा, टाइम और एक्सेलरेशन दोनों इफेक्ट है। ये कॉमन फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपातिक होता है, तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो। तो समय के वर्ग के, ऑप्शन सी। जैसे ये है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, तो u 0 मानेंगे तो s इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वेयर। मतलब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। ये टाइम के प्रोपोर्शनल हो गया, यानी टाइम डबल होगा तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि टाइम में अगर 2 रखेंगे अपन तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आंसर समय के वर्ग के समानुपातिक, तब इसका त्वरण स्थिर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।